ठीक है, जो थ्योरी दी गई है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की, मतलब रूट पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिवली। ठीक है, रूट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें क्या क्या थ्योरी है, या तो वहां पे ऑस्मोटिक थ्योरी होगी या नॉन ऑस्मोटिक। मतलब ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक में क्या हो गया, या तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऐसा होगा जिसकी वजह से वाटर अंदर आ सकता है, तब किधर हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, किधर लोअर। अगर हम कहें ये रूट की वॉल है और इधर वाटर आना है, वाटर पोटेंशियल शुड बी हायर इनसाइड। क्लियर। अगर अंदर हायर है तब तो वाटर इजी इजी आ जाएगा, जो अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं वही प्रोसेस होगा। बट जस्ट आप उस केस में देखो कि वाटर जब अंदर आ रहा है, अब समझना है यहाँ पे, ठीक है, वाटर जब अंदर आ रहा है तो जो भी अमाउंट ऑफ वाटर इधर प्रेजेंट था वो तुम्हारा दूसरा बीकर हो गया। ठीक है, इस बीकर में सॉल्यूट के साथ जो वाटर प्रेजेंट है वो इधर जाने लगा, तो ये पोर्शन क्या होगा, ये डाइल्यूटेड हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये कंडीशन है तो यहाँ वाटर, यहाँ का वाटर तो इधर मूव कर गया है, इसको दोबारा कैपिलरी एक्शन से वाटर लेना पड़ेगा। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट जो मूव किया वो तो मूव कर गया है, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूट अभी प्रेजेंट है, क्योंकि ये ऑस्मोसिस नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वाटर जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट भी जाएंगे, मिनरल्स भी अंदर जाएंगे। लेकिन अभी हमने तुम्हें क्या बताया कि ऑस्मोटिक थ्योरी वो थ्योरी होगी जो कि ऑस्मोसिस को अलाउ कर रही होगी, मतलब वाटर का फ्लो हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अंदर की साइड जो होगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल वो आपका वाटर को पुल करे। ठीक है, और अब जब आप सिर्फ कॉन्स्टेंटली ये सोचे कि वाटर अंदर आ रहा है, तो उस रिस्पेक्ट में अंदर जो बाहर की तरफ जो वाटर है वो कंसंट्रेटेड हो गया, मतलब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया, वाटर कम हो गया। तब ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहाँ ज्यादा हो गया, ये तो डाइल्यूट हो गया, यहाँ का सॉल्ट आगे चला जा रहा है तो ये डाइल्यूट होता जाएगा। उस केस में आपको यहाँ पे क्या है बेटा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल अब हायर हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें आएगा एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एनर्जी यूज करके आपको सॉल्ट को अंदर ले जाना पड़ेगा, और जैसे सॉल्ट अंदर जाएगा या आयंस अंदर जाएंगे, मिनरल्स अंदर जाएंगे बेटा, वैसे ही ये फिर से डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं है, ध्यान से सुनो। एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मैंने बोला कि 5% शुगर सॉल्यूशन है। ठीक, इस 5% शुगर सॉल्यूशन से अगर हम यहाँ से इतना वाटर निकाल देते हैं बाहर, तो ये इतनी ही जगह में सिर्फ अगर वाटर निकाल रहे हैं जैसे सपोज, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, रेशियो बढ़ जाएगा। अब जो शुगर प्रेजेंट होगा वो इसमें प्रेजेंट होगा, तो इट बिकम कंसेंट्रेटेड। अब ये जब आपका कंसेंट्रेटेड हो गया तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल हायर होगा, और यहाँ से आपने जहाँ पे वाटर लेके डाला है वहां पे कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये डाइल्यूटेड होते ही इधर ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया तो इधर से वाटर बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ आने लगेगा, मतलब रूट से बाहर आने लगेगा, और ये तो कोई प्रोसेस नहीं है। हमें क्या करना है, बाहर से ही रूट में डालना है। तो अब हमें क्या करना है, एक्टिवली, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एनर्जी को यूज करके, एटीपी को यूज करके आयंस मिनरल्स को अंदर ट्रांसफर करना होगा। क्लियर, आयंस मिनरल्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा अंदर, क्योंकि ये पंप चैनल से जाएंगे। क्लियर, इनको एनर्जी यूज करके इनको ट्रांसफर करेंगे जब हम अंदर, तो इनके ट्रांसफर होते ही ये वाटर जो कंसंट्रेटेड हुआ था, ये यहाँ से अब आपने शुगर निकाल दिया, तो शुगर निकाल दिया तो वाटर डाइल्यूट हो जाएगा। यही फिनोमेना चले। ठीक है, अब वन बाय वन इनको देखते हैं। Take the mechanism of active absorption of water has been explained by two different theories. First is osmotic theory and second is non-osmotic theory. Clear? फर्स्ट देखते हैं ऑस्मोटिक थ्योरी क्या कह रहे हैं। पहले तो साइंटिस्ट जी आगे, इनको श्रद्धांजलि दे दो, एटकिन जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। एटकिन ने प्रपोज किया ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इस वर्ड को मत भूलना, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन मीन्स हम लोग फूड की बात कर रहे हैं एक्टिवली इन्वॉल्व होने। क्लियर,
proposed by Atkin. Soil water is actually a diluted solution called soil solution. Diluted क्यों है बेटा? वाटर वहां पे प्रेजेंट है, कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है जिसमें वो डिसॉल्व है, और जहां सरफेस से अटैच्ड है वो तो अपना हाइड्रोस्कोपिक वाटर हो गया, ठीक है, जिसने सरफेस से वाटर को अटैच कर रखा है, वो तो मूव भी नहीं हो। यहाँ सिर्फ हम देखें कैपिलरी वाला वाटर, उसके अंदर सॉइल डिसॉल्व, क्लियर, तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड है। अब कितना डाइल्यूटेड है, कितना कंसंट्रेटेड है, दैट इज डिफरेंट मैटर। एक ड्राई सॉइल हो गया, ड्राई है एकदम, सॉइल ड्राई है, ठीक है, डाइल्यूटेड सॉइल है मतलब उसमें वाटर लिक्विड ऐड है, इसी बात हो रही है, क्लियर, एक स्टेप। इट इज हाइपोटोनिक, अब ये डाइल्यूटेड है तो कैसा हो गया, हाइपोटोनिक टू द सेल सेल, हाइपोटोनिक टू द सेल सेल, इट मींस कि सेल सेल का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, सेल सेप के अंदर जो मिनरल्स आयन है उसका कंसंट्रेशन हाई है, क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक की आप बात करो, क्लियर, कंपैरेटिवली अंदर क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, इज इट क्लियर, ठीक है। इट इज हाइपोटोनिक टू द सेल सेप ऑफ द रूट हेयर सेल, द रूट हेयर सेल देयरफॉर absorb water from the soil by endoosmosis, और हमने यही पढ़ाया है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप किसी चीज को, किसी सेल को रखोगे, प्लांट सेल को, तो उसके अंदर वाटर जाएगा, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते तो वाटर बाहर आता है, ठीक है, एंडोऑस्मोसिस से क्या हो गया, वाटर अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, अभी कोई भी इन्वॉल्वमेंट एनर्जी का नहीं हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ वाटर की बात कर, ऑस्मोटिक थ्योरी है वाटर की अभी बात कर, इसलिए कोई इन्वॉल्वमेंट एनर्जी का नहीं हो रहा। एब्जॉर्ब वाटर मूव अकॉर्डिंग टू डीपीडी, अब एब्जॉर्ब वाटर जो है वो अंदर की तरफ किससे मूवमेंट करेगा, हम सबको पता है डीपीडी से मूवमेंट कर जाए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, वाटर एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो आपको सेल टू सेल मूवमेंट करेगा डीपीडी के थ्रू। नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी क्लार्क ने दी थी, बेनेट एंड क्लार्क ने, proposed by Bennett and Clark. The plant absorb water by an active non-osmotic mechanism. अब ये non-osmotic mechanism आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे osmotic वाला काम नहीं चले, clear? This active water uptake requires expenditure of metabolic energy. आप जब एनर्जी को यूज कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दोनों में रूट इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों में रूट ट्रांसपोर्टेशन खुशी खुशी करा रहा है, लेकिन एक में एनर्जी यूज कर रहा है, एक में एनर्जी नहीं यूज, क्लियर, ऑस्मोटिक में विदाउट यूजिंग एनर्जी वाटर अंदर जा रहा है, एंड नॉन ऑस्मोटिक में बाय यूजिंग एनर्जी, पहले हम सॉल्ट को अंदर ले जाएंगे, मिनरल्स को अंदर ले जाएंगे, वाटर को अंदर ले जाने के लिए मैंने एक्वापोरिन बताया, जो कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वाटर को ले लेगा, क्लियर, और एक्वापोरिन को यूज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वाटर का अपटेक एनर्जी रिक्वायरमेंट से नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस में जब हम बोल रहे हैं कि एनर्जी नहीं यूज होती है, मतलब कोई सॉल्ट वगैरह एनर्जी से अंदर नहीं आ रहा है, ठीक, वाटर जो फ्लो हो रहा है एक्वापोरिन से उसके थ्रू ही आने वाले की बात हो रही है, जो जैसे कंडीशन है जिनको आना है पंपिंग चैनल से वो हमेशा एनर्जी यूज करके आए, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ये सब क्लियर होगा तो सबको, मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर, कैसे मिनरल अपटेक होता है, कितने कंसंट्रेशन में कौन आता है, कितना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कितना अंदर प्रेजेंट, क्लियर, अभी बस इतना याद रखो कि कुछ ऐसे हैं जो पैसिवली अंदर आ सकते हैं, वो आ गए विदाउट यूजिंग एनर्जी वाटर के साथ, वाटर अपना एक्वापोरिन वाले चैनल से आ गया एंड मिनरल्स अपने चैनल से आ गया, कैरियर प्रोटीन से आ गया, क्लियर है, तो एक्वापोरिन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कराता है, डिफ्यूजन है, वाटर का डिफ्यूजन है, क्लियर, यहाँ पे नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, नो एटीपी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोसेस में एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी मतलब अंदर फॉर्म हुआ है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ होगा, उस सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट एटीपी का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो फूड के अंदर रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इस टाइम में बढ़ जाएगा, जब नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा उस टाइम में रूट की सेल को चाहिए एटीपी, और एटीपी जितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा उससे ज्यादा, क्योंकि अब वो यूज भी हो रहा है,
ठीक है, वैसे रेगुलर यूज होता है कि आप एक जगह पे ज्यादा एनर्जी यूज करा रहे हो, तो उस जगह की फुलफिलमेंट के लिए आपको एटीपी का और फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इस जगह पे रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और उसी से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और ये एटीपी हम क्यों यूज करेंगे, ये एटीपी यूज होगा मिनरल्स के अपटेक के लिए, आयंस के अपटेक के लिए। इज इट क्लियर? और वही फिनोमेना कि यहाँ से अगर मिनरल इधर ट्रांसपोर्ट कर गए ए से बी की तरफ, तो ए डाइल्यूटेड हो जाएगा कि जिस चीज का कंसंट्रेशन था वो ट्रांसपोर्ट कर गया, और बी कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब बी के कंसंट्रेटेड होते ही वाटर अंदर आ जाएगा। इज इट क्लियर? बी के कंसंट्रेटेड होते ही वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ गया। यहाँ पे जैसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा, वैसे ही वाटर अंदर आने लगेगा, तो पीएच तो सक करेगा ना बेटा, पुल करेगा वाटर को अपने साइड। जब तक ये कंडीशन थी आपकी नॉन ऑस्मोटिक, तब तक वाटर अंदर नहीं आ पा रहा था, आपने एनर्जी यूज किया, मिनरल्स आयंस को ट्रांसपोर्ट कर दिया बी की तरफ, एंड ये रूट सेल हो गया, ये आपका सॉइल हो गया। यहाँ से जैसे मिनरल्स आयंस इधर आएंगे, ये डाइल्यूट हो गया, मतलब वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। यहाँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, तो वाटर अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल थ्रू द एक्वापोरिन चैनल मूव कर जाए। इज इट क्लियर? समझ में आया? वॉइस का इशू है? सभी को इशू हो रहा है क्या? अभी ठीक है? प्रोसेस समझ में आई? ओके, अभी समझ में आया, प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसको वन बाय वन पढ़ लो। द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाय एन एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। This active water uptake requires expenditure of metabolic energy, non-osmotic। metabolic energy क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप बाहर से एनर्जी नहीं लगा सकते, जो अंदर सेल में फॉर्म होगा उसी एनर्जी को आपको यूज करना है, तब एटीपी को यूज करना है। बाहर से आप टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, उन सब चीजों से एनर्जी का रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं देखना है। नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव अपटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? और ये एमसीक्यू है बेटा, इसको 3 5 स्टार लगा ले। रेस्पिरेटरी इनिबिटर डिक्रीज वाटर अपटेक। अब ये क्या कह रहा है, अगर आप यहाँ पे कोई रेस्पायर, अब सेलुलर रेस्पिरेशन अपने आप में एक अलग चैप्टर है, वहाँ हम बताएंगे कि क्या कहाँ इनिबिटरी क्या होता है। बस जस्ट आपको क्या समझना है, इनिबिटरी मतलब जो प्रोसेस को इनिबिट कर, ठीक है, जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको रोक दे, वो इनिबिट क्यों। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा, तभी एटीपी ज्यादा फॉर्म होगा, और तभी ये ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा, कंटिन्यूअस होगा। उस केस में आपको क्या कर रहा है, अगर आपका वहां पे कोई रेस्पिरेटरी इनिबिटर सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो रेस्पिरेशन को रोक देगा। रेस्पिरेशन रुका तो एटीपी का फॉर्मेशन रुका, एटीपी का फॉर्मेशन रुका तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। ठीक है, तो नॉन ऑस्मोटिक active absorption of water is affected by the respiratory inhibitor। लेकिन जहाँ पे आपका ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन था, पहले वाला केस, वहां ना आपको एनर्जी की जरूरत थी, ना आपको कोई वहां पे रेस्पिरेशन की, यानी वहां चल रहा है, देखो जहाँ पे भी लिविंग है, हर सेल अपना सरवाइव कर रही है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कर रही है। मेरे बच्चों, एटीपी का यूज वगैरह तो चल रहा है, लेकिन उससे क्या ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए, एक एक्स्ट्रा प्रोसेस के लिए आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट करना था, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, और नॉन ऑस्मोटिक में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल अंदर बढ़ाना है, वाटर पोटेंशियल बाहर बढ़ाना है। इज इट क्लियर? इससे पहले हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर देंगे मिनरल साइंस को, और ये पहले का और बाद का मतलब इतना नहीं होता है कि अभी कर दिया आयंस और मिनरल, फिर 1 घंटे बाद वाटर का नंबर है। पहले का मतलब जस्ट उसी टाइम पहले आपके अंदर रूट पेयर के अंदर आयंस आ गया, और तुरंत वाटर का कंसंट्रेशन पैरेलली कम हो रहा है, वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि रुका हुआ एटलीस्ट दैट इज नियर टू इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुका है,
सेल से आपका कंसंट्रेशन और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन है दोनों इक्वल होगा, तब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट रुका हुआ है, धीरे ही चल रहा है, लेकिन ऊपर से तो डिमांड आ रही है, तो नीचे क्या होगा, फिर उसको नॉन ऑस्मोटिकली अंदर लिया जाए। इज इट क्लियर? समझ में आया? बेटा यहाँ तो सिग्नल तो फुल आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, हम वाईफाई चेंज कर। अभी देखना आवाज। ठीक है, एक चीज इसमें नोट डाउन करके रख लेना बेटा, जो मैंने एक्वापोरिंग वाली कॉन्सेप्ट बताई, वाटर वाला, वाटर एक्वापोरिंग के थ्रू आ रहा है विदाउट यूजिंग एटीपी, और ये कई बार हम बताएंगे बार बार क्योंकि क्वेश्चन में गलती होती है। क्लियर है ना? चलो आगे देखो, पढ़े पर अब यही प्रोसेस हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ, ठीक है, मतलब इमेज में बताया हुआ है। क्लोराइड आयन को अगर हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए, मतलब ये एक पंपिंग चैनल है जहाँ पे एनर्जी को यूज करके आप क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्लोराइड आयन जब आएगा, उसके बाद वो जाइलम टिश्यू, और ये आप पेरीसाइकिल का लिया हुआ है, मतलब सॉयल, और सॉयल में तो आप नहीं देख पाओगे ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप वॉल पे यूज करोगे, तो अंदर आप इजीली देख सकते हो क्योंकि दोनों लिविंग सेल, वहां पे आप ये इन चीजों को स्टडी कर सकते हो। तो जब भी जाइलम में जाएगा तो वो थ्रू लास्ट कहाँ है आपका, पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप कनेक्शन बनाती है बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल, ठीक है, और उसके बाद आपका जाइलम तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लोराइड आयन इधर ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर अपने एक्वापोरिक चैनल से आ रहा है, वाटर को इससे मतलब नहीं था, ठीक है, लेकिन वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया क्लोराइड की, जो कि एनर्जी लिया, ठीक है, यूज किया। जैसे आपको प्रोसेस कराने के लिए कल मैंने बोला था कि मम्मी पापा जबरदस्ती ले जा रहे हैं, ठीक, और आप पैसे नहीं जा रहे हो। अब क्या है कि यहाँ पे आपको कराना है, वाटर ट्रांसपोर्ट कराना है, आपने एक चॉकलेट दिखा दिया गया, कुछ छोटे बच्चे से आपने कोई काम कराया और उसको चॉकलेट दिखा के आप वहां पे बोलो कि इस तरीके से प्रोसेस कर दो, तुम्हें इसके बदले में चॉकलेट। क्लियर? वही चीज यहाँ पे हो रही है, वाटर को अंदर लेना है, उसके लिए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करा दिया क्लोराइड आयन को, एंड देन पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आयंस आएंगे एक्टिवली, वाटर आएगा पैसिवली, और जो ये प्रोसेस होता है ये बोथ एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म हो। क्लियर? क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन आएगा या विद रिस्पेक्ट टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर वेरी कर जाए। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट मिनरल्स एंटर अ रूट सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये एक्टिव फूड भी इन्वॉल्व है एंड एनर्जी भी यूज हो रहा है, ये दोनों दोनों टर्म में आप एक्टिव बोल रहे हो, ठीक है, रूट पार्टिसिपेट भी कर रहा है एंड एनर्जी का एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, प्रोसेस भी एक्टिवली है, एंड ट्रांसपोर्टेशन जो बैरियर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रूट हेयर की, रूट सेल की, हेयर के सेल की, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करा है, both are active, यहाँ पे रूट भी इन्वॉल्व है एंड एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो मिनरल्स एंटर अ रूट सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द प्लांट uses energy to minerals up the concentration gradient from the soil into its root cell। और हमें पता है एनर्जी जब यूज हो रहा है तो मतलब अपहिल ट्रांसपोर्ट का, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। Why is it important for plant to use energy in this way, कि हम इस तरीके से नहीं ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो वाटर इधर का जो आपको डाइल्यूट करना है, जो आपको वाटर पोटेंशियल बढ़ाना था, वो वाटर पोटेंशियल नहीं बढ़ पाएगा और ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। तो हमने ये प्रोसेस की इसलिए ताकि देखो ये लोअर, ऑलरेडी यहाँ हायर कंसेंट्रेशन है, लोअर टू हाई हमने कराया, एनर्जी को यूज करके अपने ट्रांसपोर्टेशन करा दिया, नाउ वाटर आपका बढ़ जाए, वाटर पैसिवली अंदर आएगा क्योंकि इधर वाटर पोटेंशियल आपका हाई हो गया, इधर वाटर पोटेंशियल आपका लो हो गया।
क्लियर है? ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंस है। एनर्जी देखो ये उसी तरीके से होता है बेटा। एटीपी को हम लोग पावर करेंसी बोलते हैं ना, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हम ऐसे भी यूज करते हैं ना, हम वॉलेट में पैसे निकले लेके निकले हैं, पैसे रोड पर आते तो नहीं जाएंगे, जहां हमें जरूरी है वहीं पे हम एक्सपेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे वॉलेट में कितना है। तो हमारे सेल के पास कितना एटीपी का कितना रेट ऑफ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे एटीपी को यूज करेंगे, इट इज वेरी प्रीसियस थिंग फॉर अ सेल। क्लियर? तो वो एटीपी को यूज जब तक एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने की नीड नहीं आएगी तब तक ही करेगा। ठीक, और जो आयंस ऐसे हैं जिनको एक्टिवली ही लिया जाता है वो एक्टिवली आएगा। तो आयन अपना मूवमेंट कर रहा है, वाटर अपना मूवमेंट कर रहा है, पहली तो ये चीज एकदम माइंड में सेट कर लो। लेकिन दोनों साथ कर, ठीक है, ऐसा नहीं आयन पहले आ गया और वाटर पीछे है। अभी फिजिक्स में सर पढ़ा रहे थे कोहेसिव एडिशन, ठीक, फिर उसी पे आ गया। कहीं बैठे हुए थे तो सुन रहे थे रास्ते में। तो वही चीज है, इक्वेशन है, वाटर का एक मॉलिक्यूल आगे हो जाएगा तो उसके पीछे पीछे उसके मॉलिक्यूल आएंगे, और जिसके साथ वो अडेयर है उसको भी लेके आएगा, जो डिसॉल्व है उसको भी लेके आएगा। क्लियर है? When the soil solution have more concentration than the cell sap of fruit hair, the water is absorbed by non-osmotic mechanism. The soil solution have more concentration than the cell sap. Cell sap क्या हो गया? सेल के अंदर, inside the cell, and सॉइल सॉल्यूशन क्या हो गया? साइड। ठीक है, इस केस में कैसे होगा बेटा आपका? नॉन ऑस्मोटिक। क्लियर है? पोर कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन देन द सेल सेप ऑफ एयर और देन ट्रांसपोर्टेशन आपको सबसे बेकार हर नाउ ये टेबल सबके पास होनी चाहिए बेटा। एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। प्रोसेस लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिखा है, मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही। क्लियर है? ठीक है, अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स, occurs due to activity of shoot and leaves। पासेस ये बन जाएगा, पाथवे इसके थ्रू आएगा, डायरेक्ट सप्लाई नहीं चलेगी वाटर के ऊपर। एब्जॉर्प्शन occurs due to osmotic and not नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोसेस बोथ, एंड यहाँ पे तो आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन ही होगा। पैसिव प्रोसेस में आपका ट्रांसपिरेशन जो वर्क कर रहा है, जो ट्रांसपिरेशन फुल जनरेट होगा उसके थ्रू ही ये एब्जॉर्प्शन होगा। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द डीपीडी, कि यहाँ पे लो कि आपको डीपीडी पे वर्क करना है, उस पर डिपेंड करेगा। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन डीपीडी यहाँ पे भी वर्क करेगा। ये पैसेज तो आपका यही है, आप यहाँ से पुल करके चीजों को लोगे तो भी पासेस जब आपका यही है पाथ तो जाएगा तो ऐसे ही। ठीक है, तो डीपीडी वर्क करेगा, लेकिन ज्यादा वर्क कौन कर रहा है? ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा वेटेज किसका है? इस प्रेशर। क्लियर? सोर्स सिम्प्लास्ट पाथवे, सोर्स एपोप्लास्ट पाथवे, इसको थोड़ा समझ। यहाँ सिम्प्लास्टिक पाथवे क्यों है? कि ये आपका जाइलम तक पहुंचने के लिए सिम्प्लास्टिक पाथवे आएगा। जब आप ट्रांसपिरेशन पुल की बात करते हो तो देन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द जाइलम वेसल, एंड जाइलम वेसल हमें पता है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है ही नहीं। तो नॉन लिविंग है तो वहां पे कैसे मूवमेंट हो रहा होगा? एक तो जाइलम वेसल बनी ही है कई सेल के आपस में एडेयर होने से, और जो उसका कॉमन वॉल है वो वहां पे शीट का फॉर्मेशन पोरस हो गई या पूरी डिसॉल्व होगी, उसके रिजल्टेंट हमें एक लॉन्ग ट्यूब बन गई। ठीक है, यही है जाइलम वेसल्स। इस तरीके से आप इसको डिजेनरेट कर लो, पोर बना लो, सीव बना लो, यहाँ पे आपका वेसल्स हो जाएगा, और जितनी डेवलप रहेगी तो उतनी ब्रॉडर ह्यूमन को कैरी करेगी। ठीक है, अगर ये ट्रैकेड होगा तो ट्रैकेड इस तरीके से मतलब जिगजैग मैनर में एक दूसरे से अटैच्ड होगा बॉर्डर पिट के थ्रू, जाइलम ट्रैकेड। लेकिन वेसल तो ब्रॉडर है, ह्यूमन है ज्यादा, उसमें वेसल के थ्रू जाना, तो देन इट इज एपोप्लास्टिक पाथ। समझ में आया? पैसिव प्रोसेस की बात हो रही, मतलब ट्रांसपिरेशन फुल ऊपर से वर्क कर रहा है और नीचे से रूट प्रेशर उसके साथ ही वर्क करेगा तब वो चलेगा। इसको आप नहीं इंक्लूड करो, इसकी वजह से इधर से फोर्स लगा है बस, पुल पुल कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा एक पैसेज की वजह। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एपोप्लास्टिक पाथवे को एम्फसाइज करोगे, ऑल्दो कि यहाँ पे भी
आपकी रूट हेयर इन्वॉल्व हो रही है, आपकी कॉर्टिकल सेल्स इन्वॉल्व होगी, एंडोडर्मिस इन्वॉल्व होगा, पेरिसाइकल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और जहां जहां लिविंग इन्वॉल्व हो रहा है वहां वहां सिम्प्लास्टिक के मैकेनिज्म आने के चांसेस हैं। ठीक, लेकिन जो पूरा ट्रांसपिरेशन पुल है, जो आपका एसेंट ऑफ सैप, जो आपका वाटर कॉलम बनता है, वो बनता है स्टेम, शूट से लेके ऊपर तक जहां आपकी लीफ प्रेजेंट है वहां वहां बनेगा। क्लियर है, तो समझ में आया। तो शो सिम्प्लास्टिक पाथवे, क्योंकि इसमें आपको एक्टिवली एब्सॉर्प्शन देखना है, तो ये एम्फसाइज कर रहा है, इस पे डिपेंडेंट है। जब प्रेशर, रूट प्रेशर जनरेट होगा तभी ये पाथवे चलेगा, और इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है एज अ पाथ, जैसे रास्ता। आपको रास्ता तो यही है, आप इस पे कार से आ जाओ, बाइक से आ जाओ, पैदल चले जाओ, रास्ता तो यही है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। अब ये भी चार्ट सबके पास होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिव की बात हो रही है अभी, ऑस्मोटिक नॉन ऑस्मोटिक को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब ट्रांसपिरेशन पुल जो जनरेट हुआ था, जो ट्रांसपिरेशन की मैकेनिज्म से वाटर इवेपोरेशन हो रहा है, वो किस किस चीज पे अफेक्टेड है, उसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन, वही आंसर इसका भी होगा। एंड उसका, इस क्वेश्चन का भी ट्रांसपिरेशन फैक्टर जब हम पढ़ाएंगे तो भी यही चीजें आएंगी। क्लियर। तो प्लांट फैक्टर हो गया, एक प्लांट के इंटरनल, इसको बोल देंगे हम इंट्रिंसिक, अंदर के फैक्टर। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल मतलब एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल किसी भी वर्ड से आए तो आपको ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट जो बाहर से फैक्टर लगा रहा है, टेम्परेचर हुआ, वेदर है, ह्यूमिडिटी है, विंड ब्लोइंग है, इन सब चीज से जो भी चीजें हो रही है वो क्या है बेटा, आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। अंदर जो अफेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके प्लांट फैक्टर। क्लियर। तो रूट सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो अफेक्ट कर सकता है कि रूट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, क्या रेट है, कितने पास्कल से कितने बार का प्रेशर लगा हुआ है, कितना रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी मैकेनिज्म इसमें आ जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, ये कितना रेजिस्टेंस दे रहा है कि वो कंडक्टिंग सिस्टम ब्रेक ना हो। जो आपका वाटर कॉलम बना है उसकी रेजिस्टेंस ही होनी चाहिए कि वो ब्रेक ना हो किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से। क्लियर है। देन आपका एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, वाटर होगा, कैपिलरी वाटर अवेलेबल होगा तभी ये प्रोसेस हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि रूट बढ़ जाएगी और नीचे ग्रेविटेशनल वाटर में चली गई। जब हम रूट प्रेशर को देख रहे हैं, जब हम ट्रांसपोर्टेशन को देख रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा ये डिपेंडेंट किस पे हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। क्लियर। इसलिए वाटर क्या हो जाता है, लिमिटिंग फैक्टर। एक दिन मैंने बताया था कि 4 लोग को अगर दौड़ाना है और उसमें बढ़िया बढ़िया रेशर, बोल्ट वोल्ट सबको तुम खड़ा कर दो, सारे जितने मिल्खा सिंह वगैरह सबको खड़ा कर दो, और एक छोटे से बच्चे को उनके पैर से, सबके पैर आपस में बांध दो, तो उनकी रनिंग स्पीड डिपेंडेंट हो जाएगी उस छोटे बच्चे पे। वो जितना दौड़ेगा वही बड़े दौड़ सकते हैं, तो दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है, सॉल्ट ज्यादा होगा, सैलिनिटी ज्यादा है, तो आपको वाटर को पुल करता है। ठीक है, वो बाहर की तरफ से बाहर वाटर निकालने की कोशिश करेगा, और आपको उस केस में एनर्जी ज्यादा यूज करके सॉइल को, सॉल्ट को अंदर लेना पड़ेगा, एंड देन वाटर अंदर होगा। अब जो यहाँ पे सॉइल को वाटर से प्लांट को चाहिए ही नहीं, वैसे सॉल्ट प्रेजेंट है, वही फर्टिलिटी को डाउन कर देते हैं। सैलिनिटी ऑफ सॉइल, ये इन्वायरमेंटल इश्यू में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, जो आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में सॉइल की सैलिनिटी बढ़ गई। पहले सॉइल फर्टाइल होती थी, लेकिन धीरे धीरे केमिकल डाल के उसमें सैलाइन बढ़ गया, तब सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा। क्लियर। तो सॉइल फैक्टर, सॉइल का सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है। सॉइल के अंदर कितनी एयर है उस पर भी डिपेंडेंट है। अब आप सैंडी में नहीं कर सकते हो, ठीक है, लोम सैंड में भी कम कर सकते हो, तो डिपेंडेंट ऑन की सॉइल एयर कैसे है। ठीक है, एयर होगा तो वहां पे एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर भी आएगा, जितना एयर होगा वो प्रेशर बढ़ेगा। ट्रांसपिरेशन जो रेट है वो इस पे डिपेंडेंट है। तो ट्रांसपिरेशन क्योंकि आपका जो स्टोमेटा है वो एपिडर्मिस की अपर सरफेस, मतलब लीफ के एपिडर्मिस पे, अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे। क्लियर, या तो लोअर एपिडर्मिस या तो अपर एपिडर्मिस, इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट। यहाँ पे एयर ब्लो कर रही है,
हवा कैसे चल रही है उसका फर्क है, टेम्परेचर कैसा है उसका फर्क है, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो ट्रांसपिरेशन रेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका वाटर एब्जॉर्प्शन पैसिवली क्या होगा वो अफेक्टेड होगा। इज इट क्लियर? एंड सेम वे में सॉइल का टेम्परेचर कैसा है वो प्रोसेस को अल्टर कर देगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपके एनवायरमेंटल फैक्टर एंड दिस इज योर प्लांट फैक्टर विच अफेक्ट द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर है? द अपवर्ड और वर्टिकल कंडक्शन। अब वापस आते हैं हम लोग थ्योरीज को समझेंगे कि क्या क्या थ्योरी दी गई है इन चीजों के लिए। अपवर्ड और वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, पहले भी लिख चुके हो। ऊपर की तरफ जो जाइलम वेसल से वाटर का कंडक्शन हो रहा है दिस इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। द वाटर मूव्स थ्रू द ल्यूमेन ऑफ जाइलम वेसल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वाटर जो मूव कर रहा है वो जाइलम वेसल की एक तो वॉल हो गई, एक ल्यूमेन है। ठीक है, जैसे हम कहें कि सिर्फ वॉल को पकड़ के कोई चीज ऊपर जा रहा है, तो एक मेथड हो गया। वॉल से अडेयर करके